नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस एनसीईआरटी ईवीएस पेडागोजी। तो सीटेट 2020 के लिए स्पेशल क्लास है। यह क्लास तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा क्लास अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपका 30 में से 30 आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल एनसीईआरटी बेस्ड मैं करवा रहा हूँ, फुल कोर्स कराऊंगा, और इनमें से आपको 100% 30 में से 30, कम से कम 28 आपको स्कोर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, कोई पक्षी लालटेन की तरह अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन ए शक्करखेड़ा, ऑप्शन बी कलचिरी, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी वीवर। तो अपना राइट आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी वीवर। इसका राइट आंसर वीवर होगा, ठीक है। क्योंकि ये वीवर ऐसी पक्षी है जो पेड़ के नीचे पेड़ के डाल पे एक लालटेन की तरह झूलने वाली एक घोंसला बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बीमारी की दवा सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती है। यह बीमारी है डेंगू, मलेरिया, रेबीज, चिकनगुनिया। अपना राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया बीमारी के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का इस्तेमाल की जाती है। इसके नदी और तालाबों में मछलियाँ भी पाली जाती है। क्यों पाली जाती है मछलियाँ? क्योंकि यहाँ पर जो मछलियाँ पाली जाती है, मछलियाँ अंडे क्या कहते हैं, मलेरिया जो काटने वाली मच्छर होती है उनके अंडे खा लेते हैं। मलेरिया जो काटने वाले मच्छर होते हैं, मादा एनोफिलिस, उसके अंडे खा लेते हैं, इसीलिए वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन विटामिन क्या है? ऑप्शन ए स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन बी हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन सी हीनताजन्य रोग से बचाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। तो इसका आंसर होगा, चलिए देखते हैं। विटामिन स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ली जाती है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो विटामिन का ये काम नहीं है। विटामिन का ये काम नहीं है कि ताकत के लिए दवाई ली जाती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। हमें ताकत हो, विटामिन हमें सिर्फ रोगों से लड़ने के लिए बनाई जाती है। सिर्फ रोगों से लड़ने के लिए विटामिन हम खाते हैं, ना कि विटामिन हमें ताकत देती है। विटामिन हमें ताकत बिल्कुल भी नहीं देती है। हीनताजन्य रोग से बचाव के लिए, मैंने कहा रोग से बचाव के लिए, विटामिन का काम है रोगों से बचाव के लिए। ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो विटामिन हम किस लिए लेते हैं? विटामिन इसलिए नहीं लेते कि हमें ताकत हो। विटामिन इसलिए नहीं लेते कि हमें भूख अच्छी ज़्यादा लगे। विटामिन इसलिए नहीं लेते कि किसी से हम लड़ाई करने में ताकतवर मदद करें। विटामिन हम इसलिए लेते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, रोगों से हमें मुक्ति दिलाए हमारे शरीर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्मीना और अंगोरा है ऊन की किस्में, कपास की किस्में। ऑप्शन सी है पॉलिएस्टर की किस्में। ऑप्शन डी जूट की किस्में। अपना राइट आंसर लगाइए। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पश्मीना और अंगोरा है एक ऊन की किस्में। इसका राइट आंसर होगा ऊन की किस्में। पश्मीना और अंगोरा क्या है? एक ऊन की किस्में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? जनवरी से मार्च ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अप्रैल से जून। ऑप्शन सी जुलाई से सितंबर। ऑप्शन डी अक्टूबर से दिसंबर। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या है।
मधुमक्खी पालन करते समय शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है जनवरी से मार्च। नहीं है, जनवरी से मार्च नहीं होगा, ठीक है, जनवरी से हो ही नहीं सकती। तो इसका दूसरा होगा अप्रैल से जून, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। जुलाई से सितंबर, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर तक। इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर तक। तो मैंने आपको पहले जो प्रैक्टिकल क्लास करवाई थी, प्रैक्टिकल क्लास में ये मैंने बताया था आपका कि मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर नहीं, नवंबर से फरवरी तक इसका बहुत अच्छा समय रहता है। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ जहाँ जनवरी तक इसका समय रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाया निर्माण के लिए निम्न में से किस क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ, किस वस्तु की आवश्यकता होती है? छाया निर्माण के लिए निम्न में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्रकाश का स्रोत, ऑप्शन बी पारदर्शी वस्तु, ऑप्शन सी पर्दा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका अपना राइट आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा छाया निर्माण के लिए निम्न में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले प्रकाश का स्रोत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता है प्रकाश का स्रोत नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को अपोजिट साइड में उसे छाया नहीं देख सकते। पारदर्शी नहीं हो सकती, क्योंकि अपारदर्शी है। पारदर्शी होगी इस पार से उस पार, अगर हमारी रोशनी उस पार चली जाती है क्या कहते हैं उसका, छाया नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर्दा, हाँ, कोई भी चीज़ की एक दीवार होनी चाहिए जिसका हम परछाई देख सकते हैं। उपयुक्त सभी, यहाँ पे तीनों है, एक से अधिक जब ऑप्शन सही हो तो इसका मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो महासागर का जल का बढ़ना क्या कारण उनमें से? अपना राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्रुव प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। मैंने पहले भी कहा था आपको, पहले भी क्लासों में मैंने बता के रखा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारी ओजोन परत क्षेत्र हो रही है। ओजोन परत क्षेत्र होने का सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे पृथ्वी पर सीधे पड़ती है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में इस तरीके से जो रोशनी पड़ती है, जब जितना भी हम लोग तापमान, टेम्परेचर हर साल बढ़ता है, हर साल 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, हर 5 सालों में बढ़ता है, ठीक है। 0.5 डिग्री टेम्परेचर हर 5 साल में बढ़ता है। तो बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ नदी, नालों, झरनों और तालाबों के रास्ते हुए सागर और महासागरों में जाके पहुंचती है, इसीलिए वहाँ का जलस्तर बढ़ जाते हैं। आने वाले लगभग 2050 तक में से लगभग भारत में 4 या 5 ऐसे शहर हैं जो पूरी तरीके से डूबने के अनुमान है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्योंकि ये महासागरों के बगल में बसा पड़ा शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, ऑप्शन ए थर्मोस्फियर में, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर में, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर में, ऑप्शन डी मीजोस्फियर में। अपना आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ पर है? ओजोन परत यहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फियर में, अपना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दानों को भूसे से अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? थ्रेशिंग, निष्वासन, फसल की कटाई, हस्तचयन। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दानों को भूसे से अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? थ्रेशिंग, निष्वासन,
निष्पावन है। फसल की कटाई हस्त चयन, तो इसका राइट आंसर होगा निष्पावन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है? तो ऑप्शन है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, ऑप्शन बी अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य, ऑप्शन सी बदबूदार पतला पीला द्रव्य, ऑप्शन डी बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम क्या है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पेट्रोल नहीं पूछा गया है। पेट्रोल हल्का होता है और पेट्रोलियम भारी होती है। हम जो विदेशों से हमारी भारत सरकार खरीद कर लाती है किसी भी देशों से, तो पेट्रोल नहीं लाती है वहाँ से, पेट्रोलियम लाती है। पेट्रोलियम अलग है, पेट्रोल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का ऑप्शन डी सही होगा। बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, हल्के रंग का तरल होता है, ठीक है। जो पेट्रोलियम हमारे दूसरे देशों से खरीद के लाते हैं वो बदबूदार होता है, गाढ़ा गहरे रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180 डिग्री मीरिडियन यामतोत्तर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी प्रधान यमोत्तर रेखा। अपना आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 180 डिग्री मीरिडियन यामयोत्तर रेखा, यहाँ पे यामयोत्तर रेखा है, तो 180 डिग्री मीडियन जहाँ पर आपको दिखाई दे वो सीधा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। क्योंकि आपने अगर 6 क्लास वाली क्या कहते हैं ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी में आपको इस लाइन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। 180 डिग्री मीरिडियम यामयोत्तर रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहलाती है, ठीक है। थोड़ी ज़बान पे चलने में दिक्कत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में छत्तीसगढ़ और पंजाब क्रमश किन दिशा में आते हैं? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी पूर्व दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम पूर्व, ऑप्शन डी पश्चिम दक्षिण। चलिए अपना आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में छत्तीसगढ़ और पंजाब, यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली से, आप दिल्ली पे मेन सेंटर मान लेते हैं इसको। छत्तीसगढ़ और पंजाब किधर किधर दिखाई देते हैं? पंजाब सीधी बात है, पश्चिम में पंजाब दिखाई देगी और पूरब पे छत्तीसगढ़ दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सोना चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट, ऑप्शन बी पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, ऑप्शन सी विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, ऑप्शन डी अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर्स पेंट। तो अपना राइट आंसर लगाइए। मधुबनी चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना आसान भी है। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। मधुबनी चित्रकला को बनाने में किसका प्रयोग की जाती है? सोना चांदी का घोल कर पिसे हुए, ये बिल्कुल नहीं होगा। विशेष प्रकार के बने हुए पोस्टर, ये भी नहीं होगा। अति गुणवत्ता वाले, यहाँ गांव देहात में अति गुणवत्ता वाले ऐसा होगी। पिसे हुए चावल, इसका याद रखिएगा। मधुबनी चित्रकला पिसे हुए चावल की रंग से घोल और सब बाकी सब प्राकृतिक रंग मिला के इसे बनाया जाता है, जैसे नीम क्या कहते हैं फूल का रंग। और ये कहाँ है? मधुबनी है चित्रकला है कहाँ? बिहार के एक जिला का नाम है मधुबनी, ठीक है। यहाँ की कहानी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अहमदाबाद से केरल की यात्रा के दौरान
निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी यात्रा में आती है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अहमदाबाद से केरल आने में यात्रा करने के दौरान कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? अहमदाबाद से हम लोग चलेंगे केरल के रास्ते में, जब पहुंचेंगे तो हमारी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी आती है। सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुकी है, आपको ध्यान में रखना है, पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला आंसर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल के बच्चे एक गांव में आए। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि आजकल वहां पर ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। जब गांव के आसपास आने पर आसपास घने वन थे, ध्वनि प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन ए नई सड़कों का निर्माण, ऑप्शन बी यातायात के संबंधों में वृद्धि, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी बांधों का निर्माण। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। एक स्कूल के बच्चे एक गांव में गए। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया आजकल वहां ध्वनि प्रदूषण, मतलब साउंड वाली की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, साउंड की बात हो रही है। प्रदूषण बढ़ गया है पहले, परंतु ऐसा नहीं था। जब गांव में आसपास के घने वन थे, प्रदूषण कम थे। तो प्रदूषण के 76% ध्वनि प्रदूषण को कम करती है पेड़ पौधे। सिर्फ एयर पोल्यूशन को कम नहीं, ध्वनि प्रदूषण को भी ये कम करती है। कौन कम करती है? पेड़ पौधे। तो यहाँ ऑप्शन है नई सड़कों का निर्माण। हाँ, अगर नई सड़कों का निर्माण हो सकता है कि वन से नहीं गुजर कर नहीं हो, ये क्वेश्चन गलत है। यातायात के साधनों में वृद्धि, एक हिसाब से यातायात के साधनों में वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कंफर्म नहीं है। वनों की कटाई ये स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बताया कि पहले क्वेश्चन में आपको आंसर दे दिया है। पहले गांव में वन बहुत थे, पर अब वन कम होने के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़े हैं। बांधों का निर्माण ये भी प्रदूषण के कारण है। लेकिन मेन फोकस इस क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रदूषण बढ़ने के कारण ये सभी हैं। ठीक है, तो लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या होती है? वन की कटाई। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करनी है। चलिए बस आज का यहीं तक। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 7634993536 व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।